श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया शिक्षा शास्त्री महाविद्यालय जसवंतगढ़ जिला नागौर ज्ञान वैविध्य शिक्षा कार्यक्रम में मैं जयपाल सिंह आप सभी श्रोताओं को का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मेरा जो चल रहा है शिक्षा शास्त्री प्रथम वर्ष का 5वां पेपर अध्ययन क्षेत्र है विषय अवबोध, और आज की विषय वस्तु है हमारी आगमन विधि। तो कल हम पढ़ रहे थे आगमन विधि के बारे में। तो आगमन विधि के मुख्य चरण मैंने कल बताए थे। आवश्यक उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण, सर्वप्रथम शिक्षक द्वारा दिए जाने वाले ज्ञान से संबंधित विभिन्न उदाहरण हैं, तथ्य हैं, विशिष्ट परिस्थितियाँ हैं, इनकी सहायता से निरीक्षण है, प्रयोग व नाप कर आंकड़ों का संकलन करने के निर्देश दिए जाते हैं। ये एक स्वीकृत तथ्य है। तो किसी गणितीय अवधारणा, गणित के अंदर आगमन विधि का प्रयोग अधिकांश होता है। संकल्पना को समझाने में व्यवहारिक उदाहरण बहुत सार्थक है। दूसरा उसका चरण मैंने बताया था, उदाहरणों के आधार पर संभावित नियम निर्माण। संकलित आंकड़ों एवं तथ्यों के आधार पर छात्रों द्वारा परस्पर संबंध का निरीक्षण किया जाता है। प्रारंभ में अनेक संभावित निष्कर्ष प्राप्त हो सकते हैं जो समस्या के उचित हल प्रतीत होते हैं। अब निष्कर्ष निर्धारण बताया, निष्कर्ष की सत्यार्थी के बारे में आज हम पढ़ेंगे आगमन विधि के गुण। आगमन विधि के गुण। तो आगमन विधि के गुणों के बारे में हम जानकारी चाहेंगे। ये विधि मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। आगमन विधि मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। दूसरा, इसमें बालक की तर्क शक्ति, विचार व निर्णय शक्ति का विकास होता है। बालकों के अंदर तर्क शक्ति यानी लॉजिक, विचार एवं निर्णय शक्ति का विकास होता है। नंबर 3, बालक की सूक्ष्म बुद्धि एवं सूक्ष्म की वृद्धि के लिए बहुत ही आवश्यक है। ये बालक की सूक्ष्म बुद्धि एवं सूक्ष्म की वृद्धि के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसमें बालक सदैव नवीन ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उत्सुक बना रहता है। तो आगमन विधि के अंदर बालक हमेशा नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए उत्सुक बना रहता है। ये विधि विभिन्न उदाहरणों पर आधारित विधि है। आगमन विधि विभिन्न उदाहरणों पर आधारित विधि है, अतः स्थायी ज्ञान प्रदान करता है। छात्रों में नियम निर्माण एवं उनकी जांच व पुष्टि करने की आदत का निर्माण होता है। छात्रों में नए नए नियमों का निर्माण करता है, उनकी जांच करता है एवं पुष्टि करने की आदत का निर्माण होता है। स्वयं द्वारा निष्कर्ष निकालने के कारण बालकों में आत्मविश्वास एवं आत्मनिर्भरता का विकास होता है। बालक की रुचियों का विकास होता है। तो ये आगमन विधि के गुण थे। अब किसी भी विधि के अंदर, किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर जो है कुछ थोड़े बहुत दोष भी रह जाते हैं, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो आगमन विधि के दोष क्या हैं, अब हम चर्चा करेंगे। आगमन विधि के दोष यानी कमियां क्या हैं इस विधि के अंदर। इस विधि द्वारा केवल प्रतिभाशाली छात्र ही तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष निकाल सकते हैं। ये सबसे बड़ा दोष है इस विधि के अंदर। जो प्रतिभाशाली है, इंटेलिजेंट है, तीव्र बुद्धि है, वे छात्र ही तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष निकाल सकते हैं। दूसरा, ये विधि केवल उच्च कक्षाओं में ही उपयोगी है। आगमन विधि जो है निम्न कक्षाओं के अंदर, प्राथमिक स्तर के अंदर उपयोगी नहीं है, बल्कि उच्च कक्षाओं के अंदर ही उपयोगी है। बीजगणित के बहुत कम प्रकरणों में इसका प्रयोग होता है। तो हालांकि गणित के अंदर आगमन विधि का प्रयोग होता है। गणित भी कई प्रकार है। बीजगणित जिसे हम अलजेब्रा कहते हैं कि बहुत कम प्रकरणों में इसका प्रयोग होता है। बालक द्वारा अशुद्ध सिद्धांत निकाल लेने पर उसे शुद्ध करना कठिन हो जाता है। जब बालक किसी प्रश्न का उत्तर अशुद्ध निकाल लेता है तो बाद में उसको शुद्ध करना बहुत कठिन हो जाता है।
ये आगमन विधि का दोष है। इस विधि से सीखने में समय व शक्ति का अत्यधिक अपव्यय होता है। आगमन विधि को सीखने के अंदर एक तो समय की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है और शक्ति का अत्यधिक अपव्यय होता है। इस विधि से सीखने में समय व शक्ति का अत्यधिक अपव्यय होता है। इस विधि द्वारा केवल सूत्र निर्माण होता है। आगमन विधि के द्वारा ये सबसे बड़ा दोष है। आगमन विधि के द्वारा सिर्फ सूत्र निर्माण, इस विधि द्वारा केवल सूत्र निर्माण होता है, उसकी प्रयोग विधि का ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। उस सूत्र को कैसे प्रयोग में लाया जाता है, कैसे उपयोग में लाया जाता है, ये ज्ञान प्राप्त नहीं होता। अतः ये एक अपूर्ण विधि है। आगमन विधि प्राथमिक स्तर पर उपयोगी नहीं है। अब आगमन विधि का महत्व क्या है? अब आता है आगमन विधि का महत्व। आगमन विधि का महत्व क्या है? तो उपयुक्त गुण दोषों की विवेचना करने से, समीक्षा करने से स्पष्ट हो जाता है कि इस विधि में गुणों की अपेक्षा दोषों को नगण्य मान सकते हैं। इस विधि के अंदर गुणों की अपेक्षा, गुण दोषों की विवेचना करने पर हम क्या है कि इसमें गुण तो काफ़ी हैं और अवगुण हैं, कुछ दोष हैं, कुछ कमी है, मगर वो नगण्य हैं। गणित शिक्षण में अंक गणित व रेखा गणित के अधिकांश नियम व सिद्धांत इस विधि द्वारा सरलतापूर्वक समझे जाते हैं। आगमन विधि के अंदर अंक गणित व रेखा गणित के अधिकांश नियम व सिद्धांत इस विधि द्वारा सरलतापूर्वक समझे जाते हैं, मगर बीज गणित के अंदर इसका प्रयोग बहुत ही कम होता है। अतः ये रोचक विधि है, उपयोगी विधि है, निम्न तथ्यों से अधिक स्पष्ट हो जाता है। अब कौन से तथ्य हमने ग्रहण किए हैं, क्या समीक्षा की हमने? इस विधि में बालक को करके सीखने का अवसर प्राप्त होता है। आगमन विधि का महत्व क्यों बढ़ जाता है? इस विधि में बालक को करके सीखना की विधि का अवसर प्राप्त हो जाता है। ये विद्यार्थियों में आत्मविश्वास की वृद्धि करती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की वृद्धि करती है। गणित के सूत्र व सिद्धांत निर्माण में अधिक उपयोगी हैं। इस विधि का महत्व है, गणित के सूत्र व सिद्धांत निर्माण में अधिक उपयोगी है। ये बालकों में अनुसंधान एवं सूक्ष्म निरीक्षण की प्रवृत्ति का विकास करता है। ये विधि बाल केंद्रीय शिक्षण के अनुकूल है। आगमन विधि बाल केंद्रीय के शिक्षण के अनुकूल है। आगमन विधि से छात्रों की मानसिक शक्तियों का विकास होता है। आगमन विधि से क्या होता है? बालकों की मानसिक शक्ति का विकास होता है। अब आता है हमारा निगमन विधि। दूसरा हम पढ़ेंगे निगमन। शिक्षण के अंदर, अध्यापन के अंदर आगमन विधि के विपरीत, ठीक उल्टी जो विधि है वह है निगमन विधि है। ये विधि आगमन विधि के बिल्कुल विपरीत विधि है। इसमें विद्यार्थियों को पहले ही पूर्वानुभव है। इसमें विद्यार्थियों को पहले से ही पूर्वानुभवों, प्रयोगों व उदाहरणों द्वारा बने हुए नियम व सूत्र बतला दिए जाते हैं। बस सूत्रों का प्रयोग करना है। निगमन विधि के अंदर इसमें पहले ही सूत्र बता दिए जाते हैं। विद्यार्थी स्वयं इन नियमों व सूत्रों की रचना नहीं करते हैं, बल्कि सूत्रों का प्रयोग करते हैं। इन नियमों व सूत्रों की विद्यार्थियों को याद करा दिया जाता है। इसके आधार पर कुछ प्रश्नों को हल करके दिखाते हैं। गुरुजी 1, 1, 2, 2, 4, 5, 8, 9 ऐसे प्रश्न बोर्ड पर हल कर देते हैं और उसके बाद कुछ प्रश्नों को विद्यार्थियों को हल करने को दे दिए जाते हैं। ये विधि निकाले हुए नियम एवं सूत्रों के अभ्यास के लिए अत्यंत उपयोगी है। ये विधि सामान्य से विशेष विधि जो है, सामान्य से विशेष, नियम से उदाहरण की ओर तथा सूक्ष्म से स्थूल की ओर चलती है। निगमन विधि सामान्य से विशेष की ओर, नियम से उदाहरण की ओर तथा सूक्ष्म से स्थूल की ओर चलती है। इसका स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं है, परंतु आगमन विधि के पश्चात इसका प्रयोग अत्यंत महत्वपूर्ण व प्रभावशाली होता है। यह आगमन विधि की पूरक है।
निगमन विधि जो है आगमन विधि की पूरक भी है, पूर्ति भी करती है। इस विधि में सामान्य से विशेष तथा सूक्ष्म से स्थूल शिक्षण सूत्रों का अनुसरण किया जाता है। मुख्यतः ये विधि बीजगणित त्रिकोणमिति में जहाँ सूत्रों का अधिक अनुप्रयोग होता है, अधिक उपयोगी है, तो निगमन विधि बीजगणित है और त्रिकोणमिति के अंदर अधिक प्रयोग होता है। अब शिक्षाविद लैंडन के अनुसार निगमन विधि द्वारा शिक्षण में पहले परिभाषा या नियम सिखाया जाता है। तो लैंडन महोदय के अनुसार निगमन विधि द्वारा शिक्षण में पहले परिभाषा या नियम सिखाया जाता है, तत्पश्चात उसके अर्थ का सावधानी से स्पष्टीकरण किया जाता है और अंत में तथ्यों का प्रयोग करके उसे पूर्णतः स्पष्ट किया जाता है। अब आता है निगमन विधि के गुण। अब आता है निगमन विधि के गुण। निगमन विधि के गुणों की यदि हम चर्चा करते हैं तो इस विधि में छात्र किसी नियम का प्रयोग करना सीखते हैं। निगमन विधि के अंदर सबसे गुण क्या है? इस विधि से छात्र किसी नियम का प्रयोग करना सीखते हैं। नंबर 2, इसके द्वारा छात्र को अशुद्ध नियम या सिद्धांत जानने का अवसर प्राप्त नहीं होता। इसके द्वारा छात्र को अशुद्ध नियम या सिद्धांत जानने का अवसर प्राप्त नहीं होता। तीसरा गुण है, इस विधि में अध्यापक व छात्र दोनों की शक्ति का अपव्यय नहीं होता, समय नष्ट नहीं होता और धन भी अपव्यय नहीं होता। तो इस विधि में अध्यापक व छात्र दोनों की शक्ति का अपव्यय नहीं होता है। निगमन विधि द्वारा कम समय में बालक अधिक ज्ञान प्राप्त करता है, ये इसका गुण है। निगमन विधि द्वारा कम समय में बालक अधिक ज्ञान प्राप्त करता है और इस विधि का प्रयोग उच्च कक्षाओं में भी प्रभावशाली ढंग से किया जा सकता है। निगमन विधि का प्रयोग उच्च कक्षाओं में भी प्रभावशाली ढंग से किया जा सकता है। अगला है, प्राप्त निष्कर्ष शुद्ध और अंतिम होगा। प्राप्त निष्कर्ष शुद्ध एवं अंतिम होगा। एक समय में अनेक छात्रों को शिक्षण करवाने हेतु यह उपयुक्त विधि है। एक साथ एक समय के अंदर अनेक छात्रों को शिक्षण करवाने में ये विधि उपयुक्त विधि है। अब निगमन विधि के जो अच्छाइयाँ बताई गई हैं, गुण बताए गए हैं, कुछ एक इसमें दोष भी हैं। अब है निगमन विधि के दोष। निगमन विधि के दोष। अब दोष क्या क्या है इस विधि के अंदर? तो पहला दोष तो यह है कि इस विधि द्वारा छात्रों में आत्मनिर्भरता एवं आत्मविश्वास उत्पन्न नहीं होता है। निगमन विधि के द्वारा छात्रों के अंदर आत्मनिर्भरता व आत्मविश्वास उत्पन्न नहीं होता है, ये सबसे बड़ा दोष है इसका। दूसरा दोष है, निगमन विधि के अंदर बालकों को रटने के लिए बाध्य नहीं करती है। ये विधि, निगमन विधि बालकों को रटने के लिए बाध्य नहीं कर सकती है। तीसरा है, ये एक अमनोवैज्ञानिक विधि है। तीसरा दोष निगमन विधि का है, यह अमनोवैज्ञानिक विधि है जिसमें सूक्ष्म से स्थूल व सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होने के लिए प्रेरित किया जाता है। चौथा दोष है इसमें, इसके द्वारा प्राप्त ज्ञान अपूर्ण होता है, स्पष्ट एवं अस्थायी होता है। निगमन विधि से प्राप्त ज्ञान अपूर्ण होता है, अस्पष्ट होता है और अस्थायी होता है। ये विधि केवल उच्च कक्षाओं के लिए ही उपयोगी है और इसके प्रयोग से बालक की तर्क, विचार, निर्णय शक्ति का विकास नहीं हो सकता। निगमन विधि के अंदर बालक की तर्क शक्ति, निर्णय शक्ति का विकास नहीं हो पाता है। इस विधि के प्रयोग में छात्रों को अनेक सूत्र याद करने पड़ते हैं। निगमन विधि
सूत्र की स्थापना नहीं करती है, बल्कि सूत्रों को याद करना पड़ता है। तो इस विधि के छात्रों को अनेक सूत्र याद करने पड़ते हैं, जो गणित के प्रति अरुचि या नीरसता पैदा करते हैं। अब निगमन विधि का महत्व है। अगला है निगमन विधि का महत्व। निगमन विधि का महत्व है। तो निगमन विधि का गुण और दोषों की जानकारी के बाद में हम विवेचना करते हैं, समीक्षा करते हैं, तो इसके महत्व के बारे में क्या परिणाम आते हैं वो हमारे सामने है। समय के अभाव में इस विधि का प्रयोग किया जा सकता है। समय के अभाव में भी निगमन विधि का प्रयोग किया जा सकता है। ये विधि प्रत्यास्मरण कराने हेतु अत्यंत उपयोगी है। निगमन विधि बार बार दोबारा स्मरण कराना, प्रत्यास्मरण कराना में अत्यंत उपयोगी है। नंबर 3, अल्पायु एवं निम्न स्तर पर शिक्षण हेतु महत्वपूर्ण विधि है। ये विधि छोटे बालकों के लिए, अल्पायु बालकों के लिए, निम्न स्तर के बालकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है। अगला है इस महत्व है, इस विधि द्वारा याद किए गए सूत्रों का आवश्यकता पड़ने पर बालक तुरंत प्रयोग कर लेता है। निगमन विधि के अंदर याद किए गए सूत्रों को आवश्यकता पड़ने पर बालक तुरंत प्रयोग कर लेता है। नंबर अगला, नियमों की खोज में संभव श्रम नष्ट नहीं होता। नियमों की खोज में संभव श्रम नष्ट नहीं होता। अब आता है, अब इसकी आगमन विधि और निगमन विधि की तुलना। आगमन विधि और निगमन विधि की हम तुलना करते हैं। आगमन विधि व निगमन विधि की तुलना। निगमन विधि की तुलना, जब हम तुलना करते हैं तो दोनों की अच्छाइयाँ हैं, क्या क्या खास बात है। आगमन विधि शिक्षण सिद्धांत के आधार पर विशिष्ट से सामान्य की ओर है, जबकि निगमन विधि सामान्य से विशिष्ट की ओर। आगमन विधि स्थूल से सूक्ष्म की ओर कार्य करती है, जबकि निगमन विधि सूक्ष्म से स्थूल की ओर। आगमन विधि ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सिद्धांत पर काम करती है, जबकि निगमन विधि अज्ञात से ज्ञात की ओर शिक्षण कार्य करती है। आगमन विधि के अंदर उदाहरण से नियम की ओर जाया जाता है, जबकि निगमन विधि के अंदर नियम से उदाहरण की ओर जाया जाता है। आगमन विधि मनोवैज्ञानिक विधि है, जबकि निगमन विधि अमनोवैज्ञानिक विधि है। तो आगमन विधि क्या है? मनोवैज्ञानिक विधि है, और निगमन विधि अमनोवैज्ञानिक विधि है। आगमन विधि छोटे बच्चों के लिए अधिक उपयोगी है, जबकि निगमन विधि बड़े छात्रों के लिए अधिक उपयोगी है। आगमन विधि रटने की प्रवृत्ति पर जोर नहीं देती, जबकि निगमन विधि छात्रों को रटने के लिए बाध्य करती है। आगमन विधि में बालक का आत्मविश्वास बढ़ता है। निगमन विधि के अंदर यह नियम पर आश्रित रहने से आत्मविश्वास नहीं रहता। निगमन विधि के द्वारा नियम पर आश्रित रहने से आत्मविश्वास नहीं रहता। आगमन विधि में छात्र व शिक्षक दोनों सक्रिय रहते हैं। आगमन विधि के अंदर छात्र व शिक्षक दोनों सक्रिय रहते हैं, जबकि निगमन विधि के अंदर अध्यापक तो सक्रिय रहता है, जबकि छात्र मूक श्रोता ही बनकर रह जाते हैं। आगमन विधि अनुसंधान का मार्ग है, जबकि निगमन विधि अनुकरण का मार्ग है। आगमन विधि के अंदर अधिक समय व श्रम खर्च होता है, जबकि इसमें समय कम हो और परिश्रम की आवश्यकता होती है। आगमन विधि के अंदर ये नवीन ज्ञान हेतु प्रेरित करती है, जबकि इसमें दूसरों के लिए, निगमन विधि के अंदर दूसरों के दिए गए ज्ञान को प्रयोग में लाया जाता है।
आगमन विधि के द्वारा बालक की विभिन्न मानसिक शक्तियों का विकास होता है, जबकि निगमन विधि के द्वारा मानसिक शक्तियों का विकास न होकर केवल नियम या तथ्यों की सूचनाएं ही प्राप्त होती हैं। आगमन विधि छात्रों पर व्यक्तिगत ध्यान देने पर बल देती है, जो कक्षा में पद्धति में संभव नहीं है, जबकि निगमन विधि कक्षा पद्धति में बड़ी कक्षा को आसानी से पढ़ा सकते हैं। और अंतिम बिंदु है, आगमन विधि अनुभवों, प्रयोगों तथा क्रियात्मक संभव नहीं है। निगमन विधि में क्रियात्मक व प्रयोगात्मक कार्यों का अभाव होता है। तो कल हमने पढ़ा था निगमन विधि के बारे में। तो दोनों विधियों की तुलना अध्ययन से स्पष्ट है कि दोनों विधियाँ एक दूसरे की पूरक हैं। क्योंकि आगमन विधि स्वयं ज्ञान प्राप्त करने व खोज करने की विधि है, अतः गणित के प्रत्येक नवीन प्रकरण का ज्ञान आगमन विधि से दिया जाना चाहिए और ये नियम या सूत्र को याद रखने हेतु उपयोग एवं अभ्यास निगमन विधि द्वारा करवाना चाहिए। इस प्रकार प्रारंभ में हमने आगमन विधि का अध्ययन किया, फिर निगमन विधि का अध्ययन किया। इसमें नियम और सूत्र निकालने, बाद में निगमन विधि से आगे बढ़ने और अभ्यास कराने की विधि ही गणित शिक्षण के लिए प्रभावशाली एवं आदर्श विधि है। आगमन एवं निगमन दोनों विधियों का एक साथ गणित शिक्षण में उपयोग किया जाना अत्यंत प्रभावी और अधिगम प्रेरित करता है। धन्यवाद।